मैंने इस सफूफ का तजुर्बा करके देखा हुआ है, मुराद खान ने कहा। इसके पीने के बाद कांतीलाल पर एक किस्म की गुनूदगी और खुद फरामोशी कैफियत तारी हो जाएगी। ये कैफियत बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। ये कैफियत कांतीलाल पर कम से कम 1 घंटे तक तारी रहेगी। इस दौरान वो बोल रहा होगा मगर उसे कुछ मालूम नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है। आदमी होशियार और ज़हीन है। हो सकता है 10-15 मिनट तक उसका दिमाग मज़ाहमत करे, लेकिन यकीन करें कि उसके बाद ये मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कांतीलाल को ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि वो कहाँ बैठा है और किसके सामने बैठा है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इमरान ने मुराद खान की बात काटते हुए कहा, और 1 घंटे के बाद जब सुफूफ का असर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या उसे ख्याल नहीं आएगा कि उस पर क्या हालत तारी थी? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने उसे कुछ पिला दिया था? मुराद खान ने हंसकर कहा, ये सफूफ हमारे किसी देसी यूनानी दवाखाने की बनाई हुई नहीं है। ये अमेरिका की जदीद तरीन खुफिया लेबॉर्ट्री में जदीद तरीन तजुर्बात और तहकीकात के बाद तैयार की गई है, और इसके नताइज हमारी खुफिया इत्तलात के मुताबिक इंतहाई कामयाब साबित हो रहे हैं। बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB इस अमरीकी फार्मूले को चुराने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब 1 घंटे के बाद इस सफूफ का असर खत्म हो जाएगा तो कांतीलाल को एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होगा कि वो 1 घंटे तक एक खास कैफियत के ज़ेरे असर रहा है। ये 1 घंटा उसकी जिंदगी से ऐसे गुजर गया होगा जैसे आदमी सो रहा हो और उसे कुछ खबर न हो कि वो कहाँ था और क्या कर रहा था। जब वो अपनी असली हालत में वापस आएगा तो यही समझेगा कि जैसे 1 सेकंड ही गुजरा है। उसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ उसने क्या बातें की थी। वो यही समझेगा कि जैसे वो बैठा था अब भी वैसा ही बैठा है। ये 1 घंटा कांतीलाल की जिंदगी से उसको बताए बगैर खामोशी से गुजर गया होगा। वैसे तुम इस दौरान कोशिश करना कि वो तुम्हारे पास बैठकर 1-2 पैग विस्की जरूर पी ले। इससे तुम्हारा काम मजीद आसान हो जाएगा। जहां तक देवदासी का ताल्लुक है, तुम उसे कह सकते हो कि देवदासी को इत्तला कर दी गई है, बस आती ही होगी। देवदासी के ख्याल से हो सकता है वो 1-2 पैग विस्की चढ़ा ले। ये बात हमारे हक में जाएगी क्योंकि देवदासी को हम नहीं बुला सकते। उसकी मौजूदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। वो जरूर तुमसे पूछेगा कि देवदासी क्यों नहीं आ रही। तुम उसे किसी न किसी बहाने टरखाते जाना और आखिर में कह देना कि उसे कोई काम पड़ गया होगा। कोई और सवाल तुम्हारे जहन में हो तो पूछ सकते हो। मुराद खान ने इमरान को इतना कुछ बता दिया था कि अब इमरान के जहन में कोई सवाल बाकी न रहा। उसने कहा, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। मुझे जो कुछ करना है मैं उसे बड़ी जिम्मेदारी से करूंगा। बाकी मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मुराद खान ने कहा, शाबाश। याद रखो, अपनी जिम्मेदारियां मेहनत और दयानतदारी से पूरी करके अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर देना तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अब मैं जाता हूँ। हाशिम खान नीचे गाड़ी में रहेगा। सिकंदर तुम्हारे पास होगा, वो एक काम से गया हुआ है, वापस आ जाएगा। मुराद खान और हाशिम खान चले गए। अब असल ड्रामा शुरू होने वाला था। बड़ी गैर यकीनी और नाजुक सी बुनियाद जिस पर सारे ड्रामे की इमारत खड़ी की जा रही थी। किसी वक्त इमरान को ख्याल आता कि ये ड्रामा शुरू होते ही नाकाम हो जाएगा और कांतीलाल उसको कुछ नहीं बताएगा। ये भी हो सकता है कि उसे इमरान पर शक पड़ जाए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी बहाने उठकर चला जाए और कभी दिखाई न दे। मुराद खान ने अगरचे इमरान को कैप्सूल के सफूफ की खासियतों के बारे में बड़ी मुबालगा आराई वाली बातें बताई थी, लेकिन आखिर वो एक मामूली सी दवाई थी। हो सकता है कि उसका कांतीलाल के मिजाज पर कोई असर ही ना हो, क्योंकि बाज दवाइयां कुछ आदमियों पर असर नहीं करती। लेकिन अब इन हालात में इमरान को अपने मरहले को अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरा कोई वसीला उसके पास नहीं था, दूसरा कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था। कांतीलाल के आने का वक्त करीब आता जा रहा था। इस दौरान सिकंदर अली आकर उसे अपनी रिपोर्ट दे गया था और उसे बता गया था कि वो नीचे पार्किंग में हाशिम खान के साथ गाड़ी में बैठा है। अगर उसकी जरूरत पड़े तो उसे फोन करके बुला लिया जाए। इमरान ड्राइंग रूम में अकेला बैठा बहुत कुछ सोच रहा था। अगर उसे कोई पुल तबाह करना होता, कोई फौजी गोला बारूद का जखीरा उड़ाना होता या दुश्मन के ठिकाने पर शबखून मारना होता तो उसे जरा सी भी परेशानी या उलझन न होती। मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। उसे जो मुहिम दरपेश थी उसमें जीरकी, चालाकी और लोमड़ी जैसी अय्यारी की जरूरत थी, जिसका इमरान को ज्यादा तजुर्बा नहीं था। लेकिन आखिर ये मुल्क की सलामती और मुल्क के इस्तेहकाम का मामला था और उसकी खातिर इमरान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। चुनाचे उसने बहुत जल्द अपने आप को संभाल लिया और रात के 9 बजे के बाद आने वाली मुहिम को कामयाबी से सर करने का फैसला कर लिया। हस्बे आदत कांतीलाल ठीक 9 बजे पहुंच गया।
उसने बड़े नए कपड़े पहन रखे थे। हल्के नीले रंग की रेशमी कमीज और गहरे नसवारी रंग की पतलून थी। आज उसने कोई इत्र भी लगाया हुआ था। शायद उस रात देवदासी ने उसे कहा होगा कि तुम्हारे कपड़ों से बू आ रही है। सच है, औरत आदमी को बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ सीखा सिखाया भुला भी देती है। इमरान ने हस्बे मामूल बड़ी गर्मजोशी से कांतिलाल का इस्तकबाल किया। कांतिलाल को पूरा यकीन था कि आज रात भी देवदासी आई होगी। चुनाचे वो कपड़ों पर खुशबू लगाने के अलावा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। बोला, सेठ जी, आप जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं इसे कभी भुला नहीं सकूंगा। मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कांतिलाल के इस जुमले पर इमरान ने अपने दिल में कहा, तुम मेरे लिए जो कर सकते हो वो तो मैं आज रात तुमसे करवा कर ही रहूंगा। लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, कांतिलाल जी, अब आप हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे भाई भी हैं। आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा न करें। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने एक दोस्त के लिए और अपनी खुशी से कर रहा हूँ। इसमें एहसान करने वाली कोई बात नहीं। कहिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाऊं या ठंडा चलेगा? कांतिलाल बड़े आराम से आरामदेह सोफे में धंस कर बैठ गया और उसने सिगरेट भी सुलगा लिया था। अब वो उस माहौल में अपने आप को महफूज महसूस करने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि उस होटल के कमरे में वो जो कुछ करता है उसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती। कांतिलाल जैसे आदमी के लिए उससे ज्यादा तहफ्फुज की और कोई बात नहीं हो सकती थी। उसने कहा, इस वक्त चाय पीने को जी चाहता है, चाय मंगवा लीजिए। इमरान ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, और फौरन सर्विस को फोन करके 2 आदमियों की चाय का ऑर्डर दे दिया। इमरान फौरन अपने बेडरूम में गया और वहां से इम्पोर्टेड विस्की की बोतल निकाल कर ले आया। ड्राइंग रूम में आकर कहने लगा, कांतिलाल जी, ये आपका तोहफा मैंने कल ही मंगवा कर रख लिया था। असल में यहाँ एयरपोर्ट पर हमारी फैमिली का एक कजन कस्टम में है। अपने पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए मैं उससे मंगवा लेता हूँ। कांतिलाल ने विस्की की बोतल को देखा तो उसके चेहरे पर मजीद रौनक आ गई। उसने बोतल लेकर उसके डिब्बे को चूमा और जल्दी से सोफों के दरमियान बिछी हुई कॉफी टेबल के नीचे एक तरफ करके रख दिया। चाय आ गई। दोनों चाय पीने लगे और बातें करने लगे। इस ख्याल से कि कांतिलाल जमकर बैठा रहे, इमरान ने उसकी तरफ जरा सा झुककर राजदारी से कहा, देवदासी को फोन कर दिया है, वो 10 सवा 10 बजे तक पहुंच जाएगी। कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाती, लेकिन लंदन से मेरी एक कजन आई हुई है, उसको डिनर पार्टी दी है। कांतिलाल ये खबर सुनकर मजीद खुश हो गया। कहने लगा, आपने ये तकल्लुफ क्यों किया अग्रवाल जी? इमरान बोला, अरे कांति भाई, आप हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई हैं। आपकी सेवा करके तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर कांतिलाल को फुलाने के लिए इमरान ने कहा, कांति भाई, आपने मालूम नहीं देवदासी रागनी मेहरा पर कौन सा जादू कर दिया है, वो तो आपकी दीवानी हो गई है। कांतिलाल ने खुश होकर पूछा, सच कह रहे हैं? उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने कहा, तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज आएगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। फोन पर मुझसे कहने लगी, अग्रवाल जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आ रहे हैं? पहले बताते तो मैं आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर देती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम 10 सवा 10 बजे तक तो पहुंच ही जाओगी। कहने लगी कि मैं बड़ी जल्दी आऊंगी। कांतिलाल फूल कर कुप्पा हो रहा था। औरत मर्द की मर्दानगी या उसकी बहादुरी की तारीफ करे तो वो वाकई फूल कर कुप्पा हो जाता है। जब उन्हें बातें करते करते रात के 9:45 बजे का वक्त हो गया तो इमरान ने मौके की नजाकत के पेश नजर कांतिलाल से कहा, कांति भाई, देवदासी तो और आधे घंटे में पहुंच जाएगी। इस दौरान आप एक आध विस्की का पैग लगा लें, जरा मूड बन जाएगा, फिर आप लोगों को खाना भी खाना है। कांतिलाल शायद खुद विलायती विस्की की बोतल खोलने के लिए बेताब हो रहा था। चूंकि इस जगह उसे मुकम्मल तहफ्फुज का एहसास था, इसलिए उसे इमरान की ये तजवीज पसंद आ गई और उसने कॉफी टेबल के नीचे से विस्की का डिब्बा निकाल लिया। डिब्बा खोलकर उसने विस्की की बोतल निकालकर मेज पर रख दी। इमरान ने जल्दी से फ्रिज में से कोला की बोतल और ग्लास निकालकर उसके सामने रख दिया। कांतिलाल ने ग्लास में एक सिंगल पैग बनाया और उसका एक घूंट भरकर बोला, महाराज, आप मेरे लिए गंधर्व देवता समान हैं। जिस तरह आकाश पर गंधर्व देवता संगीत गाते हैं और सोमरस पिलाते हैं, आप भी वैसे ही मेरे लिए कर रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कांति भाई, मुझे शर्मिंदा न करें। इमरान ये देखकर मुतमईन हो गया था कि कांतिलाल ने विस्की पीनी शुरू कर दी थी। अब उसे यकीन था कि उसको दी गई दवाई अपना काम जरूर करेगी। अभी तक इमरान को मुराद खान की दी हुई CIA अमेरिका की खुफिया तौर पर तैयार करदा कैप्सूल के मौजाती असरात का कोई अंदाजा नहीं था। ये तो उसे आगे चलकर मालूम हुआ कि वो क्या शय थी। कांतिलाल शराब नोशी में जानबूझकर देर लगा रहा था ताकि देवदासी आ जाए। वैसे भी वो शराब ज्यादा नहीं पीता था। दूसरे वो कुछ गिलास देवदासी के साथ पीना चाहता था, मगर देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई थी? उसे क्या मालूम था कि देवदासी को उस रात नहीं आना। वो इमरान से ये कहते हुए शर्मा रहा था कि देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई। आदमी तबन शर्मीला था। ये सोचता था कि इमरान या अग्रवाल क्या ख्याल करेगा। लेकिन जब रात के 10:15 बज गए और देवदासी न आई तो कांतिलाल के सब्र का पैमाना छलकने लगा और उससे रहा न गया।
उसने शराब के 2 ग्लास चढ़ा लिए थे। आखिर उसने इमरान से पूछ ही लिया, अग्रवाल जी, देवदासी ने इतनी देर क्यों लगा दी? इमरान बोला, महाराज, उसने अपनी कजन को डिनर पार्टी जो दे रखी है, फिक्र न करें, बस 15 मिनट में आ जाएगी, मगर आएगी जरूर। वो तो खुद आपसे मिलने को बेताब हो रही थी। मजीद 20-25 मिनट गुजर गए और देवदासी न आई तो कांतीलाल ने किसी कदर बेताब सा होकर कहा, अग्रवाल जी, जरा उसको फोन करके तो देखें। इमरान ने कहा, अभी मालूम किए देता हूँ, उसका नंबर तो मुझे मिल गया था। इमरान ने नीचे होटल की एक्सचेंज को एक फर्जी नंबर देकर कहा, ये नंबर मिला दें। दूसरे लम्हे एक्सचेंज ने कहा, सर, ये नंबर गलत है, शायद आप असल नंबर भूल गए हैं। इमरान ने कहा, ओके ओके, और फोन बंद कर दिया। कांतीलाल ने जल्दी से पूछा, क्या कह रही थी रागनी जी? इमरान ने कहा, उसकी कोई मुलाजिमा बोल रही थी, कह रही थी कि वो अपनी कजन के साथ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। कांतीलाल के चेहरे पर मायूसी सी छाने लगी। इमरान ने उसको इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, फिक्र न करें कांतीलाल जी, वो जरूर आएगी, चाहे रात के 11 बज जाएं। कांतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठ जी, मुझे फिक्र करने की भला क्या जरूरत है, नहीं आएगी तो बेशक ना आए। मेरे लिए ये खुशी क्या कम है कि आप जैसे दोस्त के पास बैठकर आला सोमरस एंजॉय कर रहा हूँ। कांतीलाल को हल्की हल्की चढ़ने लगी थी। तीसरे ग्लास को आधा खत्म करने के बाद कांतीलाल पूरे मूड में आ गया था। अब वो देवदासी को शायद भूल चुका था और बड़ी बेतकल्लुफी के साथ इमरान को अपने जवानी के इश्क माशकों की कहानियां खूब बढ़ चढ़कर सुनाने लगा था। इमरान ने महसूस किया कि अब ड्रामे का क्लाइमैक्स यानी उसके नुक्ता उरूज का वक्त आ गया है। वो मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही कांतीलाल उठकर बाथरूम में गया, इमरान भी जल्दी से उठा, ऊपर बेडरूम में गया। क्लोसेट के एक खाने में से उसने कैप्सूल के सफूफ की तिनके बराबर मिकदार कैप्सूल में से निकालकर एक कागज में लपेटकर वहां रख दी। उसने कागज की छोटी सी पुड़ी उठाई और उल्टे कदमों ड्राइंग रूम में वापस आकर सोफे पर बैठ गया। कांतीलाल अभी तक बाथरूम में ही था। इमरान ने फौरन जेब से पुड़िया निकालकर उसका सफेद रंग का सफूफ कांतीलाल के ग्लास में डाला, कागज की गोली बनाकर अपनी जेब में रखी और ग्लास को 2-3 बार हिलाकर वापस मेज पर रख दिया। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और कांतीलाल बड़े मूड में गुनगुनाता हुआ बाहर आ गया। कहने लगा, अग्रवाल जी, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मेरे सच्चे संगी साथी हो, उठो और मेरे गले लग जाओ। कांतीलाल पूरे मूड में आ चुका था। इमरान को उसी मूड का इंतजार था। वो हंसते हुए उठा और उसने कांतीलाल को अपने गले से लगा लिया। कांतीलाल बोला, अग्रवाल जी, जी सी अग्रवाल जी, मैं अपनी स्वर्गवास माता की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमने मेरे मन को जीत लिया है। आज तक कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, लेकिन आज के बाद से तुम मेरे ऐसे दोस्त हो जिस पर आदमी को अपने भाई से बढ़कर भरोसा होता है। इमरान ने भी अदाकारी शुरू कर दी क्योंकि इस ड्रामे का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका था। उसने कहा, कांतीलाल जी, आप मुझे भी हमेशा अपना भरोसे का दोस्त और संगी साथी पाएंगे। कांतीलाल बड़ा जज्बाती हो रहा था। शायद जिंदगी में उसे कभी कोई काबिल एतबार दोस्त नहीं मिला था, या उसने किसी को दोस्त बनाने की कोशिश ही न की थी। वो सोफे पर बैठ गया। इमरान भी उसके सामने बैठ गया। इमरान इस इंतजार में था कि वो कब ग्लास में बची हुई शराब हलक में उंडेलता है। कांतीलाल खिलाफे तवक्को इमरान के साथ बड़ी खुलकर बातें कर रहा था और उन औरतों के किस्से सुना रहा था जिनसे उसने जवानी में मोहब्बत की, लेकिन उन औरतों ने उसे धोखा दिया और किसी दूसरे के साथ चल दी। जब देर तक कांतीलाल ने ग्लास की तरफ तवज्जो न दी तो इमरान को फिक्र हुई कि कहीं कांतीलाल ग्लास का मशरूब चढ़ाए बगैर न उठ बैठे और कहे कि बस अग्रवाल जी, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि अब देवदासी भी उसे याद नहीं रही थी। कांतीलाल बातें करते करते जरा सिगरेट का कश लगाने के लिए रुका तो इमरान ने मशरूब का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका असर जाया हो रहा है मेरे दोस्त, इसको भी पी जाओ। कांतीलाल ने खुश होकर ग्लास पकड़ लिया और बोला, अग्रवाल, अफसोस कि तुम पीते नहीं हो, शायद किसी रोज तुम भी मेरे साथ शुरू कर दो। अब वो इमरान को तुम कहकर बुलाने लगा था। मंसूबे का तीसरा मरहला अपने आप कदरे आसान होता जा रहा था। कांतीलाल देखते देखते ग्लास में पड़ी हुई सारी विस्की पी गया। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। इमरान ने खाना मंगवा लिया था। कांतीलाल भी इमरान के साथ थोड़ा थोड़ा खाने लगा। इस दौरान उसने सिर्फ एक बार देवदासी के बारे में पूछा, रागिनी जी अभी तक नहीं आई? लगता है उन्हें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया है। इमरान ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। उसके बाद कांतीलाल देवदासी को बिल्कुल भूल गया। इमरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे का जायजा लेता कि कैप्सूल के सफूफ ने अपना असर करना शुरू किया है या नहीं। इमरान का ख्याल था कि कांतीलाल मजीद नहीं पिएगा, क्योंकि साफ लग रहा था कि उसको काफी नशा चढ़ चुका है। ऊपर से उसको कैप्सूल का सफूफ भी पिला दिया गया था। लेकिन खुदा जाने कांतीलाल के दिल में क्या ख्याल आया, या उसने उम्मुल खबाइस का लालच किया। खाना खाते हुए उसने मशरूब का एक भरपूर डबल पैग बनाया और उसमें कोला या पानी मिलाए बगैर सारे का सारा चढ़ा गया। इमरान को फिक्र पड़ गई कि कहीं उसकी हालत खराब न हो जाए, या वो बेहोश न हो जाए, या बेसुध न हो जाए। ऐसी हालत में इमरान उससे कुछ नहीं पूछ सकता।
कांतिलाल की जबान सफूफ पीने के थोड़ी देर के बाद ही लड़खड़ाने लगी थी। ऊपर से वो एक पूरा ग्लास चढ़ा गया था। आखिर वही हुआ जिसका इमरान को खदशा था। इमरान ने प्रोग्राम के मुताबिक भारत के एटमी प्रोग्राम के मौजू पर बात करनी शुरू की ही थी कि कांतिलाल ने खाना खाते खाते हाथ झटक कर कहा, अग्रवाल, भारत का मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की क्या हैसियत है, मालूम है तुम्हें? बोलते बोलते उसकी जबान लड़खड़ाई। इमरान ने जल्दी से कहा, क्या मालूम है कांतिलाल जी, आप कुछ कह रहे थे? अगर हमें यकीन दिला दो कि भारत पर पाकिस्तान एटमी हमला नहीं करेगा तो हम इसी महीने भारत में कारखाने लगाने शुरू कर देंगे। कांतिलाल बार बार सर हिलाए जा रहा था और रोस्ट मुर्ग की टांग भी चबा रहा था। इमरान की बात उसने सुन ली थी। उसने मुर्ग की टांग प्लेट में रखते हुए कहा, अग्रवाल, कारखाने लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ। हमारे पास एक ऐसा ताकतवर मटेरियल आ गया है कि उसके पहले मिसाइल का तजुर्बा करने के साथ ही पाकिस्तान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। और वो मैं क्या कह रहा था? कांतिलाल बार बार बात को भूल रहा था। इमरान ने कहा, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। कांतिलाल ने जोर से सर हिलाकर कहा, हाँ, पाकिस्तान को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। इमरान ने जल्दी से पूछा, ये एटमी मटेरियल क्या शय है कांतिलाल जी? कांतिलाल ग्लास में मशरूब डालने लगा। कमबख्त वो ग्लास पर ग्लास चढ़ाए जा रहा था। इमरान ने उसे रोकना चाहा तो उसने तुर्श रवि से कहा, अग्रवाल, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं आज सारी पी जाऊंगा। क्या कह रहा था मैं? इमरान ने उसे बात याद दिलाई तो वो बोला, ये एटमी मटेरियल परमाणु शक्ति का पिता है, उसका बाप है। इमरान ने फौरन कहा, लेकिन कांति भाई, पाकिस्तान भी ऐसा परमाणु यानी एटमी मटेरियल तैयार कर सकता है, फिर वो भी बाहर से कुछ मंगवा सकता है। इस पर कांतिलाल पाकिस्तान के साइंसदानों को बुरा भला कहने लगा। फिर सर को हल्का सा झटका देकर बोला, अग्रवाल, उस परमाणु सामग्री का एक खुफिया कोड नंबर है। जब पाकिस्तान को उसका कोड नंबर नहीं मालूम होगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। हम उसके एटम बम को फजा में ही भस्म करने वाला मिसाइल तैयार कर लेंगे और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कांतिलाल जी, ये खुफिया कोड नंबर चोरी भी तो हो सकता है। आखिर दोनों मुल्क की इंटेलिजेंस भी होती है, वो लोग भी अपने काम के माहिर होते हैं। कांतिलाल ने एक हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, अग्रवाल सुन लो, उस खुफिया कोड नंबर का सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं। मैं मर जाऊंगा मगर ये नंबर दुश्मन को नहीं बताऊंगा। इमरान ने कहा, लेकिन अग्रवाल जी, अगर भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी मौत वाकई हो जाती है तो फिर तो वो एटमी मटेरियल बेकार हो जाएगा। कांतिलाल ने ग्लास में से एक घूंट भरने के बाद कहा, उसका भी हमने इंतजाम कर रखा है और एक खुफिया जगह पर ये कोड नंबर लिख दिया गया है। उसकी या मुझे खबर है और या हमारे सबसे बड़े साइंसदान को। इमरान ने कहा, दूसरे मुल्क के खुफिया जासूस उसका पता नहीं लगा सकेंगे क्या? कांतिलाल ने इमरान की तरफ सर उठाकर देखा। वो अपनी आंखों के डेले या खुद घुमा रहा था या सफूफ के असर से घूमने लगे थे। कांतिलाल ने खाते खाते हाथ खींच लिया। उसके दोनों हाथ कांपने लगे। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। इमरान ने उठकर कांतिलाल को संभालते हुए कहा, क्या हुआ कांतिलाल, क्या हो गया? कांतिलाल ने कोई जवाब न दिया। उसके हलक से गुर्राहट की सी आवाज निकली और उसकी गर्दन ढलक गई। पहले तो इमरान को ये लगा कि वो मर गया है। उसने कांतिलाल के सीने पर हाथ रख दिया। उसका दिल धड़क रहा था, अगरचे दिल के धड़कने की रफ्तार सुस्त थी। इमरान ने उसे बहुत आवाजें दी, हिलाया जुलाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, मगर कांतिलाल बेहोश हो चुका था। उसे कोई होश नहीं रहा था। इमरान ने उसे वहीं सोफे पर लिटा दिया। फिर उसे ख्याल आया कि होटल बॉय बिल पर दस्तखत करवाने आ गया तो ये मंजर देखकर उसे कोई शक न पड़ जाए या वो नीचे इंतजामिया को खबर न कर दे। इमरान ने बेहोश कांतिलाल को उठाकर कंधे पर डाला और दूसरे बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया। उसे बिस्तर पर डालते ही उसकी पतलून की पिछली जेब में से एक पॉकेट बुक निकलकर बाहर गिर पड़ी। इमरान ने उसे उठाकर खोला। उसमें कुछ लोगों के टेलीफोन नंबर और नाम लिखे हुए थे। एक जगह हिंदी में कुछ लिखा था। उसने पॉकेट बुक के सफ़ों को मजीद खोला तो उसने देखा कि एक जगह बादामी रंग का बटर पेपर यानी रोगनी कागज तह करके रखा हुआ था। इमरान ने उसे खोल कर देखा। यह छोटी किताब के साइज का रोगनी कागज था। उस पर नीले रंग की कुछ लकीरें सी डली हुई थी। उन लकीरों में कहीं कहीं लाल रंग के मार्कर से छोटे छोटे गोल दायरे बनाए गए थे। एक नीली लकीर ऊपर वाले कोने में से चलकर जरा टेढ़ी होती हुई कागज के नीचे वाले कोने की तरफ आ गई थी। उस लकीर में एक छोटा सा सुर्ख गोल दायरा था। उस दायरे के पास हिंदी में एक लफ्ज लिखा हुआ था और उसके साथ ही अंग्रेजी के हुरूफ में एंकर लिखा हुआ था। इमरान समझ गया कि ये किसी अहम और खुफिया जगह का नक्शा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए